काशीपुर गांव में एक बड़े पहलवान थे। नाम था जूठन पांडे। कसरत करना, कुश्ती लड़ना, भैंस पालना और बढ़िया भोजन करना उनका शौक थे। उनका अपना परिवार था नहीं। सुबह होते ही उनका अखाड़ा कुश्ती सीखने वाले नौजवानों से भर जाता। गिनतियाँ गिनते हुए लोग दंड बैठक के लगाते, मुगदर भांजते और पेड़ों के भारी भारी तनों को उठा उठा कर कसरत करते। पूरी तरह थक जाने के बाद कुश्ती लड़ते और जोर आजमाइश करते। पांडे जी के अखाड़े में दो नौजवान बड़े ताकतवर थे। उनका कुश्ती का नाम बड़ा था। जब उन दोनों की कुश्ती होती तो आसपास के इलाकों के लोग इकट्ठे हो जाते और दोनों की हिम्मत बढ़ाते। घंटों कुश्ती लड़ने के बाद वे दोनों पस्त होकर गिर जाते। उनके चेले और उनके प्रशंसक उनकी खूब मालिश करते, दूध मलाई और ठंडाई पिलाते। तब कहीं जाकर वे उठने के काबिल होते। इन पहलवानों में से तो एक काशीपुर का ही था और रिश्ते में पांडे जी का भतीजा लगता था। नाम था उसका चिरकुट पांडे। दूसरा बगल के गांव शेरपुर का था। उसका नाम था लंगट पांडे। जब चिरकुट और लंगट कुश्ती लड़ते तो देखने वाले समझते कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों आपस में बहुत प्रेम और भाईचारा से रहते थे। वे दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जब अखाड़े में उतरते तो सब कुछ भूलकर कुश्ती लड़ते। यही शिक्षा गुरु जूठन पांडे ने दी थी और वे उसी पर पूरी तरह अमल करते थे। एक बार बसंत पंचमी के दिन कुंडेश्वर के जमींदार ने बहुत बड़े दंगल का आयोजन किया। बहुत दूर दूर से नामी पहलवान अपने दल बल सहित वहां इकट्ठा होने लगे। जूठन पांडे ने भी अपने शिष्य मंडली इकट्ठी की और दंगल में भाग लेने चल पड़े। रास्ते के एक गांव में उनके एक शिष्य के ननिहाल पड़ता था। शाम का पड़ाव उसी गांव के पास पड़ा। जब खाने का न्योता मिला तो अन्य लोगों को वहीं अपना खाना बनाने का आदेश देकर सिर्फ 4 लोगों को साथ ले अपने शिष्य के ननिहाल में भोजन करने चले आए। खूब छक कर खाया। सारा भोजन समाप्त हो गया। दोबारा बनाने की तैयारी देखकर जूठन पांडे जी ने अपने शिष्यों को उठने का संकेत दे दिया। कहाँ तो इतने पहलवानों की खिलाने की तैयारी थी और कहाँ 4 ही पहलवानों को खिलाना भारी पड़ने लगा। भोजन के बाद नए ईंटे के बरामदे में उन्हें बिठाया गया। गांव के कई लोग वहां एकत्र थे। उनमें से किसी ने व्यंग किया, पहलवान खाना तो खूब खाते हैं, कुछ दम भी है। सुनते ही गुरु जूठन पांडे की भ्रुकुटियां तन गईं। बरामदे में जिस मजबूत पाए के सहारे वह बैठे थे उस पर उन्होंने पीठ रगड़ दी। पाया दीवार सहित भरभरा कर गिरने लगा। सब लोग घबरा कर भाग चले। गुरु ने आदेश दिया, चलो अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे। वहाँ से लौटकर वह अपनी मंडली में वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह टोली कुंडेश्वर के लिए प्रस्थान की। अगले दिन दूर दूर से आए पहलवानों से पूरा पंडाल भरा था। कई अखाड़ों पर कुश्तियाँ हो रही थी। 3 दिनों की लगातार छटनी के बाद मात्र 10 पहलवान अलग अलग भार वाले वर्गों में विजयी रहे। उनमें चिरकुट और लंगट भी थे। अब सबसे अच्छे पहलवान को चुना जाना था जिसे शेरे हिंद की उपाधि दी जाने वाली थी। आखिर चिरकुट और लंगट मैदान में बच गए। दोनों घंटों की लगातार कुश्ती के बाद भी कुछ फैसला नहीं हो पाया। तब जमींदार ने अपने एक भयानक मंगोलियाई पहलवान को अपने अतिथि गृह से बुलवाया। इस पहलवान को बहुत पैसे देकर जमींदार ने अपनी सेवा में खास इसी दिन के लिए बुलाया था। उस मंगोलियाई पहलवान को देखकर बहुत पहलवानों को पसीना छूटने लगा। वह अत्यंत विशाल, भयानक और खूंखार था। उसकी मांसपेशियां लोहे की बनी लगती थी। उसे अखाड़े के बीच खड़ा करके जमींदार ने घोषणा की, इन दोनों में से जो भी 5 मिनट से ज़्यादा मेरे इस पहलवान से कुश्ती लड़ लेगा उसे ही शेरे हिंद की पदवी दी जाएगी। यह कुश्ती कल होगी क्योंकि पहलवान थक चुके हैं। वहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने भी मंगोलाई पहलवान की कुश्ती नहीं देखी थी। साथ ही वह पहलवान चिरकुट और लंगट से 1.5 गुना ऊंचा और भारी था। यह कुश्ती एक बेमेल कुश्ती थी और जूठन जी को लगा कि उनके अखाड़े की इज्जत उतारने के लिए यह खास दंगल आयोजित किया गया था।
इससे पहले जमींदार ने ऐसी कुश्ती कभी आयोजित नहीं की थी। अपनी टोली में पहुंचकर काफ़ी देर तक वे सभी विचार विमर्श करते रहे, लेकिन किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंचे। थक हार कर सभी सोने चले गए। सुबह हुई। खूब तैयारी के साथ जूठन पांडे का दल अखाड़े पर एकत्र हुआ। आज की प्रतियोगिता देखने के लिए बहुत दूर दूर के गांव के लोग आए। रंग बिरंगे झंडों से अखाड़ों को सजाया गया था। पांडे जी के पहलवान पूरी तरह शांत थे। मंगोलियाई पहलवान अखाड़े में उतारा गया। वह ताल ठोकता हुआ अखाड़ों का चक्कर लगाने लगा। उनका घमंड देखकर कई पहलवान का खून खौल उठा, लेकिन उसकी विशालता और भयानक सूरत देखकर किसी को मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में लंगट पांडे ने अपना ढीला ढाला चोगा निकाल कर फेंका और अखाड़े में कूद पड़े। उनको देखते ही मंगोलाई पहलवान भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। लंगट पांडे फुर्ती से उसका वार बचाते हुए मौके की तलाश करते रहे। 15 मिनट बीत जाने के बाद कोई फैसला नहीं हो सका। गुस्से में मंगोलियाई ने लंगट को अपनी फौलादी जकड़ में जकड़ लिया और उसका बायां कान काटने की कोशिश की। बहुत ही हल्ले के बाद लंगट को छुड़ाया जा सका। अपनी इस विजय से मंगोलाई पहलवान और भयावना लगने लगा। चिरकुट अपना गुस्सा और न रोक सका। उसने जमींदार की तरफ देखते हुए घोषणा की, जिस पहलवान पर आपको इतना गर्व है, अगर मैंने उसे 5 मिनट में जमीन न सुला दी तो जूठन गुरु का यह शिष्य कभी आपको मुंह नहीं दिखाएगा। जमींदार ने इसे चिरकुट की एक बकवास समझा, लेकिन जैसे ही अखाड़े में चिरकुट ने मंगोलाई पहलवान से हाथ मिलाया और मंगोलाई ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसने कोई ऐसा दांव मारा कि उसका हाथ छूट गया। अपने ही वजन और झटके से एक विशालकाय पहलवान अखाड़े से बाहर जा गिरा। वह गुस्से से भरा ऊपर आया और चिरकुट पर भूखे भेड़िए की तरफ झपटा, लेकिन चिरकुट ने फिर ऐसा दांव मारा कि वह हवा में उड़कर बड़े जोर से नीचे गिरा। उसके गिरते ही चिरकुट ने बड़ी फुर्ती से उसके पाँव को एक दूसरे से इस तरह फंसा दिया कि वह उठने से लाचार हो गया। फिर उसे पलटकर उसकी बाहें भी उसी तरह फंसा दी। मंगोलाई पहलवान डर से चीखने लगा। चिरकुट ने अपने दल के पहलवानों को आदेश दिया, देखो जमींदार के लोग इसे छुड़ा ना पाएं। आधे घंटे के बाद यह कभी कुश्ती लड़ने के लायक नहीं रहेगा। तुरंत उन लोगों ने अखाड़ा घेर लिया और पहरे पर खड़े हो गए। दर्शक जोर जोर से चिरकुट और जूठन गुरु का जय जयकार करने लगे। जमींदार डर कर घर भाग गया। आधे घंटे बाद जब पहलवान को चिरकुट के पेच से मुक्त किया तो वह मुश्किल से चलने फिरने लायक था। धीरे धीरे थोड़ी ताकत आई तो वह घिसट कर अखाड़े से उतरा। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। जूठन गुरु ने चिरकुट पहलवान को गले से लगा लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने माटी की इज्जत रख ली। कुश्ती का काला जादू जो मैंने तुझे कभी सिखाया था, उसे सही समय पर काम में लाकर तूने सबकी लाज रख ली। अब यहाँ से चलो, इनाम अब हम तुम्हें देंगे। वापस आकर जूठन गुरु ने अपनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद चिरकुट के नाम कर दी। धन्यवाद।